अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जब टॉपिक ऐड किया था तो उसमें हमने बबल सॉर्ट और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी और हमने ये बात डिस्कस किया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बेसिकली हम रनिंग टाइम या टोटल रनिंग टाइम से निकालते हैं। रनिंग टाइम या टोटल रनिंग टाइम बेसिकली उस एल्गोरिथम में जिसको हम एनालाइज करते हैं उसके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने एग्जीक्यूट होंगे, स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेटा वो निकालते हैं। तो हम फार्मूला लिखते हैं Tn इज इक्वल टू समथिंग, यानी हम एक एल्गोरिथम को मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये देखते हैं कि इससे बनने वाली इक्वेशन किस कैटेगरी में फॉल करती है। जो जितनी हायर कैटेगरी में फॉल करती है मैथमेटिकल फॉर्मेट के अंदर, बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस उसी हिसाब से मार्क की जाती है। व्हेनेवर यू विल गेट बेसिकली, जब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो किसी लीनियर कैटेगरी में फॉल करे तो ये एक अच्छा एल्गोरिथम होता है। अगर एक के लॉगरिथमिक कैटेगरी में फॉल करे तब भी अच्छा एल्गोरिथम होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में इसके सीक्वेंशियल ऑर्डर लिखवा दिए थे कि अगर आपका एल्गोरिथम किस कैटेगरी तक फॉल कर जाए तो आपका एल्गोरिथम एक्सेप्टेबल होता है। तो इस तरह से सम टाइम आप जब सीनियर हो जाते हैं तो आपसे ये भी कहा जाता है कि आप जो है एक ऐसा एल्गोरिथम लिखें जो इस कैटेगरी में फॉल करे, यानी आपको मजबूर किया जाता है कि आपका एल्गोरिथम इसी कैटेगरी में होना चाहिए, इससे बाहर की किसी कैटेगरी का एल्गोरिथम नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट होता है। अभी हम बहुत ही बेसिक स्टडीज़ के अंदर हैं, सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, या किसी का बहुत ज़्यादा हो गया तो फोर्थ सेमेस्टर। तो लेकिन हमें ये सोचना है कि अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये हमारे इसी लेवल का सब्जेक्ट है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल और आसान को एक जिसे कहते हैं सोचे बगैर इस पर पढ़ना है कि ये हमारे लिए ही बना है और हमें इसको बेसिकली स्टडी करना है। तो सम टाइम कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं, सम टाइम कुछ चीज़ें मुश्किल, जैसे अभी हम मैथमेटिकल मॉडल पढ़ रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है ये। तो लेकिन ये बेस बना देगा आपका, जब आप आगे कोई भी सब्जेक्ट एमएस करना चाहें या अभी आगे DAA पढ़ना चाहें तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हमने लास्ट क्लास में बबल सॉर्ट को बआसानी देखा था कि समीशन साइन से किस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं और बेसिक ऑपरेशंस को देखते हुए इसका रनिंग टाइम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टोटल रनिंग टाइम में थोड़ी सी दुश्वारी थी, लिहाजा हमने टोटल रनिंग टाइम की बात की। जब रनिंग टाइम से कैलकुलेट किया तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्वाड्रेटिक कैटेगरी में फॉल कर गई। फिर हमने बेस्ट केस भी देखा। बेस्ट केस में हमने एक फ्लैग ऑन कर दिया था और हमने देखा था कि बेस्ट केस में जो हमारे पास बबल सॉर्ट है, ये तो सिलेक्शन सॉर्ट सामने नजर आ रहा होगा आपको, जो बबल सॉर्ट है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो हमने रेड से यहाँ मार्क किया है, आपको याद होगा आप लोगों ने ये मार्क करवाया था, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पहले से मालूम था कि ऐसा कर लें। तो इसकी वजह से हमने अपने बेस्ट और वर्स्ट केस, अब हमें समझना ये है, जिन लोगों को ये बात पहले समझ आ गई है उसके लिए रिवीजन है कि हर एल्गोरिथम का बेस्ट और वर्स्ट केस डिफरेंट होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। और मैंने आपसे ये भी कहा था कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं जिसमें बेस्ट और वर्स्ट केस की बात ही नहीं होती, वो होता ही बेसिकली एक जनरलाइज एल्गोरिथम है। तो इस बिना पे जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और सर्चिंग एल्गोरिथम है, ये बिल्कुल, क्योंकि हम इससे जब आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे, तो सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम जो है इनमें बेस्ट वर्स्ट केस होता है, इवन के एवरेज केस भी होता है। तो अब ये बेस्ट और वर्स्ट केस क्या होता है, क्योंकि हमें तकरीबन 4 या 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ने, जिसमें से एक हमने पढ़ लिया बबल सॉर्ट, और पढ़ना मकसद नहीं है बल्कि इसको एनालाइज करना मकसद है, क्योंकि बबल सॉर्ट तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ा आपने आपने इसको IICT में भी पढ़ा इसको। तो बेसिकली हमने कहा कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम कोई भी होगा, चाहे बबल सॉर्ट हो, चाहे सिलेक्शन सॉर्ट हो, चाहे इंसर्शन सॉर्ट हो, कोई भी सॉर्ट एल्गोरिथम हो, अगर वो असेंडिंग में है और डिसेंडिंग करना है तो ये वर्स्ट केस है, और असेंडिंग में है और असेंडिंग ही करना है तो वो बेस्ट केस है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक डायग्राम बनाई थी यहाँ पे, यानी इस तरह से कि ये मेरे पास एक डेटा है और मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर ये 6 है और ये हमारे पास जो है 10 है
ये जो है वो 12 है, ठीक है, और ये जो है वो 15 है, ये 21 है और ये 25। सपोज ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन है, 25 है। अब आपसे कोई कहता है कि ये जो इसकी ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में इसकी इंडेक्सिंग 1 2 3 और ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब कोई कहता है कि इस एल्गोरिथम को ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको इस बबल सॉर्ट से सॉर्ट कर दें। तो हम कहेंगे कि भाई ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम को सॉर्ट करना है तो भाई ये डिडक्ट कर लेना थोड़े से ही टाइम में कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो ऐसे ही करने के लिए हमने फ्लैग का सहारा लिया। अब इस एल्गोरिथम में जो हमें नजर आ रहा है बबल सॉर्ट का, दोनों चीजें छुपी हुई, इसमें बेस्ट केस की सिलेक्शन भी छुपी हुई है और वर्स्ट केस की सिलेक्शन भी छुपी हुई है और एवरेज केस। एवरेज को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा अभी क्योंकि आप मुश्किल में ना फंस जाए, तो वो सारी चीजें इसमें छुपी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये बेस्ट केस में इसकी टाइम क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिथम में बेस्ट केस एग्जिस्ट करता है। क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर ही दिया हुआ है। तो भाई तो अगर एक दफा जब इसको मुकम्मल तौर पे देख लें तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये सॉर्टेड है। तो वही काम यहाँ करने जा रहे हैं जो आपने लास्ट क्लास में बताया था। सिर्फ रिवीजन के लिए और स्टूडेंट आ जाए तो हम इसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी घुमाते हैं शायद क्लास नहीं होगी, तो नेटवर्क का इश्यू भी आ सकता है। अच्छा, तो अब आपने कहा देखिए हमने ये वाले पार्ट में जो चेंजेस की वहां से शुरू करते हैं कि एक लूप पीछे चल रहा है जो लाइन नंबर 1 में है फॉर का, वो i = 1 से चल रहा है और यहाँ पे k से चल रहा है, k से और यहाँ हमने n - k किया। n का मतलब जितना डेटा है और k का मतलब जो पीछे वाला लूप जो है वो हमारे पास आ रहा है। जब हम दोनों लूप के अंदर आए तो एक फ्लैग ऑन कर लिया हमने। फ्लैग जो है वो 0 के बराबर है। फ्लैग जो है वो इस वक्त 0 के बराबर। फ्लैग जो 0 के बराबर है इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे इंडिकेशन देना चाहते हैं कि अभी तक हमारे पास एक इंडिकेटर है जो 0 है। फिर आप इफ की कंडीशन लगा रहे। अब देखें इफ की कंडीशन क्या कहती है, कहता है कि पीटीआर में पीटीआर को हमने 1 किया हुआ है पहले लूप के बाद। आपको शायद इस स्लाइड को अगर आपने देखा हो तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पीटीआर इज इक्वल टू 1, लेकिन ये फॉर के लूप के अंदर है। तो पॉइंटर वेरिएबल अभी 1 है हमारे पास। तो पॉइंटर वेरिएबल, इसको पीटीआर का मतलब पॉइंटर वेरिएबल होता है। तो पॉइंटर वेरिएबल इस वक्त 1 है हमारे पास। तो हमने कहा कि अगर पहली पोजीशन का डेटा दूसरी पोजीशन के डेटा से बड़ा है, यानी ये वाला डेटा अगर अपने अगली पोजीशन के डेटा से बड़ा है तो हमें यकीनन इसको स्वैप करना है। तो फिर अंदर आइए और स्वैपिंग कर लीजिए, और जब अंदर आएंगे तो फ्लैग डेफिनेटली 1 हो जाएगा। तो जब इस बॉडी के अंदर जाएंगे, ये वाला बॉडी जो इफ की है इसमें जाएंगे तो फ्लैग 0 से 1 हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें नहीं जाएंगे तो फ्लैग जो है 1 ही रहेगा। तो अगर इस तरह कंपैरिजन करते रहें यहाँ पे और किसी लम्हे भी हम अंदर इन ना हो इफ के, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्मेट के अंदर है। तो इसने कहा कि अगर आप बॉडी में आते हैं तो फ्लैग 1 हो जाएगा, बॉडी में नहीं आ रहे किसी भी लम्हे तो फ्लैग 0 रहेगा। तो आपने कहा कि भाई 6 और 10 को कंपेयर करो, तो कहेगा नहीं ये तो फॉल्स है, क्योंकि पहली पोजीशन का डेटा सेकंड पोजीशन के डेटा से बड़ा नहीं है। तो जब पहली पोजीशन का डेटा सेकंड पोजीशन के डेटा से बड़ा नहीं है तो इफ के अंदर ना जाओ और दोबारा से रिपीट पे, दोबारा से जो है वो रिपीट पे जाओ। ये वाला फ्लैग भी मैंने शायद गलत बना दिया, इसको भी बेसिकली यहाँ होना चाहिए। ये मैं लास्ट क्लास में किसी ने बताया था कि इसको फॉर के बाद ही होना चाहिए, इसके अंदर नहीं होना चाहिए है, क्योंकि दोबारा जब रिपीट पे आएगा तो दोबारा ये 0 हो जाएगा। तो हमें वाइल पे तो बार बार जाना ना। अच्छा, उसके बाद सेकंड कंपैरिजन में जाएगा तो ये मैं सही कर दूंगा अभी ना, इसको यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए कि फ्लैग, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये फॉर के बाद है, वाइल से ऊपर है। तो उसके बाद दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा ऊपर गया और अगले वाले को चेक करने के लिए, यानी मैं देख लूँ किसी ने कुछ कहा है, ये एवरेज के लिए सही जगह पे, हाँ एवरेज नहीं निकाल लेना, इसलिए तो हम तो बेसिकली चेक कर रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, अभी तो हम चेक कर रहे हैं कि बेसिकली ये इफ के अंदर गया या नहीं गया। तो अगर वो चला गया और फ्लैग 1 हो गया, दोबारा वापस आया तो फ्लैग दोबारा 0 हो जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते। तो अब वो क्या करेगा, अब वो अगले वाले पे चला जाएगा। नहीं, पीटीआर में एक इजाफा हुआ, पीटीआर में एक इजाफा हुआ, 1 से 2 हो गया। अब 2 और 3 पोजीशन को चेक करेगा। जब 2 और 3 पोजीशन को चेक करेगा, और क्या चेक कर रहा है कि प्रीवियस वाला अगले वाले से बड़ा है तो इन हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है, 10 12 से बड़ा नहीं है, लिहाजा इन नहीं होगा।
और इस तरह से ये सारे कंपैरिजन करेगा इस वाले वाइल की वजह से। जब ये सारे कंपेयर करेगा तो एक दफा भी इफ के अंदर नहीं आएगा। इफ को कंपेयर तो करेगा लेकिन इफ के अंदर नहीं आएगा। जब इफ के अंदर नहीं आएगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है इसके अंदर दिए हुए ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर एक भी सॉर्ट नहीं होता तो ये अंदर आता है इंटरचेंज करने के लिए। तो अब जब सॉर्टेड है, अब जरा गौर से देखिएगा कितनी दफा कंपैरिजन हुआ है। अगर ये n डेटा है तो n-1 कंपैरिजन हुआ है, n-1 कंपैरिजन इसने किया। इफ के पास n-1 तक गया है, क्योंकि हमें पता है कंपैरिजन करने के लिए n-1, अगर 6 डेटा है तो 5 कंपैरिजन करेगा। ये समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद ये फ्लैग को 0 ही रहने देगा और बाहर निकल जाएगा। अब देखें पहले वाले फॉर से पहले, अभी फॉर पूरा चला नहीं है, ये जो पहला वाला फॉर लिखा हुआ है ना, अगर आपको समझ आ रहा है ये बात, तो पहला वाला फॉर जो लिखा हुआ है वो बेसिकली अभी 1 ही है। और इस 1 पे रहते हुए हमने इस वाइल के अंदर जाके चेक कर लिया कि ये सॉर्टेड है, दोबारा फॉर पे गया ही नहीं है। और हमने यहाँ चेक किया कि अगर, अब देखें ये फॉर से पहले ही चेक, फॉर के एंडिंग से पहले ही चेक कर लिया, वाइल से निकला और जाने से पहले ही चेक कर लिया कि अगर फ्लैग 0 है, हाँ फ्लैग 0 है क्योंकि ये इफ में गया ही नहीं, तो ब्रेक कर दे। ब्रेक करने का मतलब है दोनों लूप से बाहर निकल जाएगा, ये एकदम से बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात है? तो अब देखना ये है कि ये बाहर निकलेगा तो इसने कितनी दफा कंपैरिजन किया है। सवाल देख लेता हूँ। जी सर सही है, ठीक है, समझ आ रहा है समझ। तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो हमें देखना ये है कि टोटल कंपैरिजन कितनी दफा किया है इसने। तो टोटल कंपैरिजन इसने एक के लिए कितनी दफा कंपैरिजन किया? n-1 कंपैरिजन किया। तो जब हम इसको कहते हैं कि अगर बेस्ट केस में हम इसको देखें, तो अभी मैं बेस्ट केस इसी के अंदर लिखा हुआ है, मैंने जो एल्गोरिथम है इसी में लिखा हुआ है कि अगर हम बेस्ट केस में देखें तो tn जो है वो बराबर है n-1 के, क्योंकि n-1 कंपैरिजन हुआ है, दोबारा के पास तो गया नहीं। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि दिस इज कॉल्ड बेसिकली बेस्ट केस, ये बेस्ट केस में। और tn इज इक्वल टू, जो भी मुझे याद नहीं है फॉर्मूला हमने निकाला था, आंसर मैं देख लेता हूँ आंसर क्या निकाला था हमने। मेरा ख्याल है n, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, फिर देख लेता हूँ दोबारा से। जो हमने लास्ट क्लास में वर्स्ट केस के लिए कैलकुलेट किया था, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था वर्स्ट केस के लिए किया था। ये आंसर था इसका n-1 डिवाइड बाई 2, ये वर्स्ट केस का था। हम कह देते हैं कि ठीक है भाई, वर्स्ट केस का आंसर जो है इसका है n, अभी मैं इसको मैं टेक्स्ट में लिख लेता हूँ, n और n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये वर्स्ट केस का। अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो हमने लिखा है इट इज फॉर वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब ये है कि अगर ये असेंडिंग में है तो डिसेंडिंग करो, और डिसेंडिंग है तो असेंडिंग करो। तो उसमें बार बार उसको इफ के अंदर आना पड़ेगा। मैक्सिमम चेक, मैक्सिमम के पूरा चलेगा और ये जो रिपीट है ये भी पूरा चलेगा। तो ये बेसिकली वर्स्ट केस का। अब जब हम यहाँ पे ये बात करते थे तो हमने कहा भाई, मैं सवाल ले लेता हूँ आप लोगों के। हाँ n-1 n+1 है, चलो देख लेना, -1 है +1 है। तो अब हम इसको जब नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि नोटेशन रिप्रेजेंटेशन ये है कि जो बेस्ट केस है, इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि ये बेस्ट केस है, हम ओमेगा से जाहिर करते हैं, ओमेगा, और लिख देते हैं कि इस हमारे बबल सॉर्ट का बेस्ट केस की जो फैमिली है, फैमिली जब ओमेगा लिखते हैं तो फैमिली बताते हैं, उसकी फैमिली, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये इसका रनिंग टाइम है, ये इसका रनिंग टाइम है, ये रनिंग टाइम बेस्ट केस का है, ये रनिंग टाइम वर्स्ट केस का है। ये समझ में आ गई? ये दोनों रनिंग टाइम है इसके। लेकिन जब हम ओमेगा में लिखते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो हाइयर वेरिएबल होता है वो उसको लिख देते हैं। तो n और 1 में n हाइयर है, तो बेस्ट केस की फैमिली n है इसकी, और इसकी वर्स्ट केस की फैमिली जो है, वर्स्ट केस को हम लोग बिग ओ से राइज करते हैं। तो वर्स्ट केस की जो फैमिली है इनमें हाइयर कौन सा है? n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n², n को 1 से करेंगे n, तो इसका मतलब है n² है। यानी वर्स्ट केस में अगर आप इसको एल्गोरिथम को दें, यानी कोई भी वर्स्ट केस हो, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, जो मैं बार बार कहता हूँ आपको पता तो हो ना वर्स्ट केस क्या हो, जुमले से नहीं बल्कि पता हो कि सॉर्टिंग का वर्स्ट क्या होता है। सॉर्टिंग का वर्स्ट ये होता है कि असेंडिंग में करना और डिसेंडिंग दिया हुआ, और डिसेंडिंग में करना और असेंडिंग दिया।
तो कितना टाइम लेगा, ये फैमिली इसकी n स्क्वायर होगी, यानी ये क्वाड्रेटिक से बुरा नहीं चलेगा. दिस इज नॉट वर्स देन द क्वाड्रेटिक इफ यू आर प्रोवाइडिंग द वर्स कंडीशन ऑफ डेटा. दोबारा बताऊं, अगर आप वर्स कंडीशन ऑफ डेटा प्रोवाइड करेंगे बबल सॉल्ट को, तो ये क्वाड्रेटिक से बुरा नहीं होगा, यानी इसका ग्राफ जो है इट नॉट लाइक इससे बुरा नहीं होगा कि और एक्सपोनेंशियल. और अगर ये बेस्ट केस का डेटा प्रोवाइड करेंगे तो ये लीनियर में सॉल्व कर देगा. चाहिए लीनियर से अच्छा नहीं हो सकता, इसको हम कहते हैं लीनियर से अच्छा, यानी सॉर्टेड है और सॉर्टेड ही दे दें तो लीनियर से अच्छा नहीं होगा. लीनियर से अच्छा एक कैटेगरी, दो कैटेगरी और है, आपको याद होगा सिक्वेंशियल ऑर्डर में दो कैटेगरी और लिखी थी हमने, एक ln थी, एक थी log n और एक था कांस्टेंट. याद आ रहा है, ये हमने दो कैटेगरी और लिखी थी. तो बेस्ट केस में ये तीसरे पोजीशन पे है, वर्स्ट केस में ये पांचवें पोजीशन पे है. ठीक है, तो ये आस्ते आस्ते समझ आएगा भाई, ये इतनी जल्दी समझ आने वाली चीज नहीं. हम तो अपनी BS पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आया था क्या बातें हो रही थी. तो ये हमारे पास जो है वो ये इस तरह से बेसिकली हमने यहाँ पर डिफाइन. अब यही काम हम सिलेक्शन में करते हैं, यही काम मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है. हाँ, इसमें सबमिशन यूज कर सकते हैं, इसमें सबमिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें जरूरत महसूस नहीं. बिल्कुल कर सकते हैं, मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा. अच्छा सवाल है अदीब कि हम बेस्ट केस में सबमिशन यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं. बेस्ट केस में सबमिशन में आपको बता देता हूँ, लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे. बेस्ट केस का सबमिशन यूं लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो लिखो कि बेस्ट केस. ऐसा ना हो तुम अरे यार फवासा भाई में मैंने देखा ही नहीं. फवासा भाई, अच्छा बेस्ट केस में मैं कहता हूँ, बेस्ट केस में अगर हम लिखें तो यूं लिखेंगे t of n which is equal to, अब मैं सबमिशन पे जा रहा हूँ तो लिहाजा मैं अपनी राइटिंग वाली पैड करता हूँ. मैं लिखूंगा पहला लूप जो है ना, देखना गौर से सुनना क्या कह रहा हूँ, पहला लूप जो है ना वो k का है और बेस्ट केस में k 1 से 1 तक ही चलेगा, दूसरे पे गया ही नहीं. सही है, सही कह रहा हूँ, नहीं समझ आया तो पूछना. लेकिन जो ये वाला लूप है यानी आउटर लूप है PTR का जो हमने लिखा था, PTR का लूप वो सिर्फ एक ही दफा चलेगा और वो चलेगा 1 से लेकर n-1 तक, n-k तक. सही, ऐसे ही था ना. और इसके अंदर बेसिक ऑपरेशन एक है, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा. मेरे ख्याल समझ आ रहा होगा ये. अब हुआ है सर क्लियर, ठीक है. तो ये क्योंकि k जो है वो एक ही दफा चला बेस्ट केस में, तो हमने कहा 1 से शुरू हुआ 1 पे खत्म हो गया, लेकिन वर्स्ट केस में 1 से शुरू हुआ था n तक गया था, n-1 तक जो भी है. और PTR तो चलेगा 1 से लेकर n-k तक, ये n-k तक. और इसके अंदर बेसिक ऑपरेशन, ये जो 1 लिखने की वजह बहुत सारे स्टूडेंट एंड तक नहीं समझ पाते, दिस इज कॉल्ड बेसिक ऑपरेशन, जो कि इस वक्त हमारा पार्ट नंबर ए है, इफ की कंडीशन. इसको तुम सबमिशन को ओपन करो, इस सबमिशन को जब ओपन करोगे n-1 आंसर आएगा. मतलब हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास सारे मैंने रूल्स लिखवा दिए थे, अभी एक दफा और सॉल्व भी करूंगा. Whenever you will open this submission sign by using the first this one and then this one, you will get basically n-1. ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, नहीं आए तो मुझे बताना. सही है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं. असल में ये जो मैथमेटिक्स है ना, कुछ लोग घबराते हैं, तो मैं इसलिए इन्वॉल्व करना हमारी मजबूरी है. जहाँ नहीं करना चाहते तो हम नहीं कर रहे हैं. नहीं, मैंने रिमूव तो नहीं की, स्लाइड्स में है, ये देखो ना, अभी भी स्लाइड में मैंने स्लाइड ओपन की तो ये अभी भी मौजूद होगा. दिखा देता हूँ मैं, ये प्रॉपर्टी इसी स्लाइड में, मैंने रिमूव तो नहीं की. 5 प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी. सर मैं घबराता हूँ, नहीं घबराओ नहीं बेटा. देखो मैथ्स के बगैर गुजारा नहीं है कंप्यूटर साइंस में, हम कोई बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे. यू शुड नो दैट. और जो चीज़ नहीं आती उसको और ज़्यादा सीखो, थोड़ा टाइम निकालो उसके, कोई मसला नहीं. ठीक है, है बहुत आसान मैथमेटिक्स, लेकिन बात वही है कि जब इसके साइन और वो समझ में नहीं आएंगे तो फिर हमें कुछ इश्यूज रहेंगे. स्लाइड ये मौजूद है भाई. आइए हम आगे जाते हैं. अच्छा, मैं इसको दोबारा से अपलोड कर दूंगा. हाँ, GCR वाले में नहीं होगा क्योंकि मैंने इसकी PDF नहीं बनाई थी, पुरानी कर दी थी. ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हो तुम. GCR वाले में नहीं. आई विल अपलोड दिस वन. ठीक 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 ठीक, क्योंकि मैंने इसकी वो नहीं बनाई. अच्छा चलो मैं कर दूंगा आज इसको. आइए हम सिलेक्शन सॉर्ट पे जाएं ताकि हम उसके बाद फिर वो पढ़ सकें. सिलेक्शन सॉर्ट के बाद हम पढ़ेंगे दूसरा डेटा स्ट्रक्चर
which is called basically, मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ आखिर में, मैंने कहा था ना आज मैं डिस्कस कर लूँगा प्रोजेक्ट, अगले वीक ले लूँगा उसको बिल्कुल लिंक लिस्ट। अच्छा जी, सेकंड एल्गोरिथम है सिलेक्शन सॉर्ट। कंसीडर द सिलेक्शन सॉर्ट, यानी नाम से जाहिर है कि वी विल डू सिलेक्शन और उसके बेसिस पे सॉर्टिंग करेंगे। कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रूट फोर्स। अब ब्रूट फोर्स का वर्ड में समझाना मेरे लिए मुश्किल है। ब्रूट फोर्स का जो जनरल मीनिंग है वो है ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबिलिटीज, कि हम तमाम पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। ब्रूट फोर्स हमेशा ये कहता है कि ऑल पॉसिबिलिटी को चेक किया, इसलिए ये जरा कॉस्टली होता है कंपटीशन के अंदर। तो कहता है कंसीडर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रूट फोर्स अप्रोच टू प्रॉब्लम ऑफ द सॉर्टिंग। ये एक ब्रूट फोर्स कैटेगरी का एल्गोरिथम है और कहता है लेट n इज द लिस्ट ऑफ गिविंग ऑर्डरेबल आइटम, नंबर, कैरेक्टर और कुछ भी हो। यानी हम तो ज्यादातर नंबर में देखते हैं, इसमें कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग, और आपको पता है स्ट्रिंग और कैरेक्टर को मैचिंग करने का तरीकाकार या सॉर्टिंग करने का तरीकाकार तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। अच्छा जी, या तो बात समझ। अब इसके मेथड पे जाते हैं, फिर एल्गोरिथम पे जाते हैं, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमें याद होगा कि हम और इसके लिए जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एरे है। एरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए काम करें। व्हाट वुड बी द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड फॉर द सॉल्विंग द सॉर्टिंग एल्गोरिथम? The two algorithm selection sort and bubble sort seem to be the two prime candidate. जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ब्रूट फोर्स कैटेगरी के वो ये दो हैं, एक सिलेक्शन सॉर्ट है और एक जो है वो बबल सॉर्ट है। तो हम इन दोनों को पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। आपने बबल तो पढ़ा होगा, शायद सिलेक्शन ना पढ़ा हो, शायद लोगों ने पढ़ा भी हो। तो हम पहले सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। देखिए सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। पहले आप समझे, आप एक एनालिस्ट बनने जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाके कोड की तरफ भाई नहीं बढ़िएगा, आप पहले इसको एनालाइज करें हाउ बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स, कैसे सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है, उसके बाद फिर कोड की तरफ जाना। तो हम इसी तरह से पहले हम इसको एनालाइज करते हैं। स्ट्रेट पॉइंट सॉर्ट करेगा जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये डेटा दिया हुआ है हमें और कहता है सिलेक्शन सॉर्ट कीजिए। देखिए गौर से सुनिएगा क्या करेंगे। करता ये है कि वो पहले इस डेटा में अगर हमें असेंडिंग में करना है, ठीक है, असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, जिसमें भी हमें करना है, तो अगर असेंडिंग में करना है तो सबसे पहले इसमें मिनिमम ढूंढेगा, और अगर डिसेंडिंग में करना है तो ये हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या ढूंढेगा, मैक्सिमम ढूंढेगा। तो ये दोनों वर्ड इसके अंदर वैलिड हैं। तो अगर हमें इसे असेंडिंग में करना है तो सबसे पहले इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट ढूंढा जाएगा कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। अब छोटा एलिमेंट ढूंढने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वो मैं अभी लिख भी दूंगा दोबारा से। मिनिमम कैसे ढूंढा जाता है ये आप कर भी चुके हैं पहले, हमने शायद कुछ क्विज़ वगैरह में इस तरह से काम किया था। तो मिनिमम नंबर ढूंढने के लिए आप इसके अंदर एल्गोरिथम लिखें। तो फॉर फाइंडिंग द सिलेक्शन सॉर्ट और अप्लाइंग द सिलेक्शन सॉर्ट यू हैव टू राइट द मिनिमम और मैक्सिमम एल्गोरिथम। आप मिनिमम या मैक्सिमम, जी बिल्कुल सही है, मिनिमम या मैक्सिमम का एल्गोरिथम लिखेंगे। सुनते रहना भाई गौर से। मिसाल के तौर पे हम मिनिमम के लिए करते हैं तो सबसे पहले मिनिमम में आप जो भी एल्गोरिथम लगाते हैं इसके अंदर मिनिमम हमें मिल जाएगा 17, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ मिनिमम ढूंढ रहे हैं तो मिनिमम मिल जाएगा 17। जिस लोकेशन पे ये तय हो जाए कि ये मिनिमम है, जब फाइनल सबको चेक कर लें उसके बाद तय हो जाए कि ये मिनिमम है, तो उसको अगर ये पहले पास में काम हो रहा है तो उसको फर्स्ट वाली पोजीशन से रिप्लेस कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या होगा, 17 89 के पास चला जाएगा और 89 जो है वो 17 के पास आ जाएगा। तो आपको ये वाली सिचुएशन नजर आएगी, जरा गौर से देखिएगा, ये वाली सिचुएशन नजर आएगी। और नेक्स्ट टाइम जब आप करने के लिए जाएंगे यही काम तो पहले वाले को छोड़ देंगे, जैसे पहले आपने बबल सॉर्ट में छोड़ दिया था क्योंकि ये सॉर्टिंग में हो चुका है। और अब आप जो मिनिमम ढूंढेंगे वो 17 के अलावा 45 से करेंगे। दिस इज कॉल्ड पास नंबर 2। अब समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पास नंबर 1। पास नंबर 1 का मतलब ये है कि हम अभी पहले वाले मिनिमम को ढूंढ रहे हैं और जब पहला मिनिमम मिल जाएगा तो उसको पहले ही डेटा से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। देन यू विल मूव टू पास नंबर 2। जब पास नंबर 2 पे जाएंगे तो फिर दोबारा से मिनिमम का एल्गोरिथम चलाएंगे, यानी मिनिमम का एल्गोरिथम तो आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप दोबारा मिनिमम को वही एल्गोरिथम रन कर देंगे, बट सिर्फ ये करना है कि आप एरे के इंडेक्स नंबर 2 से चलाएंगे। एरे के इंडेक्स नंबर 2 से जब चलाएंगे तो ये 45, 68, 19, 29, 34 और 89 में मिनिमम ढूंढेगा जो कि 29 है। 29 मिनिमम मिल गया। अब हमें
ये बात नोट करनी है कि 29 किस लोकेशन पे है, और ये नोट करना है कि पास नंबर कौन सा है। पास 2 है तो हमें इसको 2 से रिप्लेस करना है। तो देखें ये 45 सेकंड लोकेशन पे, तो 29 को हम 45 से रिप्लेस कर देंगे। तो 29 विल बी रिप्लेस्ड बाय 45। तो हमें यहाँ पे 29 लिख देंगे या 45 लिख देंगे। तो अगले वाले पास में जाने से पहले जो डेटा आपके पास होगा वो ये वाले फॉर्मेट में होगा कि 29 देखें यहाँ पे सेकंड पे आ गया, 45 29 की जगह पे चला गया। तो अब आप पास नंबर 3 पे खड़े हैं, यानी पास नंबर 3 में जब आप होंगे तो 2 डेटा सॉर्ट होगा और पास नंबर 3 को अप्लाई करना होगा। तो पास नंबर 3 को जब अप्लाई करेंगे तो 68 से शुरू करके यही प्रोसेस लगा देंगे, और इस तरह से करते करते फाइनली आप यहाँ तक जब करेंगे तो आखिरी डेटा ऑटोमेटिकली। तो इसमें बबल सॉर्ट के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट काम है। बबल सॉर्ट में हमें राइट साइड से सॉर्टिंग की थी। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने रजिस्टर में लेफ्ट साइड से भी सॉर्टिंग करना शुरू करें, उसमें कोई मसला नहीं होगा। यानी उसने यहाँ से सॉर्टिंग शुरू की थी, आप अपने रजिस्टर में उसको रिवर्स करके लिखेंगे, आप यहाँ से सॉर्टिंग करेंगे। बबल की बात करें, लेकिन सिलेक्शन में हमने देखा कि ये लेफ्ट साइड से सॉर्टिंग कर रहा है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो कि भाई किस तरह से आपको करना है। इसलिए मैंने अभी जो क्विज दिया इसमें बार बार ये लिखा है कि आप जो है जो काम करें वो आपका अपना काम होना चाहिए। आप भले इंटरनेट से चीज़ों को देखें समझें, लेकिन जब लिखने की बारी आए तो आप उसको अपने वर्डिंग में लिखें। कट पेस्ट बिल्कुल ना करें। अगर वो कट पेस्ट में होता है तो नंबर कटेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है ना। तो लिहाजा कट पेस्ट से गुरेज करें। तो हमें ये समझ में आया, और सुनिएगा, हमें ये समझ में आया कि हम बेसिकली पासेस में मूव करने के लिए एक लूप चलाएंगे। ये एनालाइज करने का तरीका है। व्हेनेवर यू आर बेसिकली मूविंग 1 पास टू 2 पास टू 3 पास, एक पास से दूसरे पास से तीसरे पास में जब मूव कर रहे होंगे तो पासेस में मूव करेंगे। पासेस में जाने के बाद अगले पास में फौरन नहीं चले जाते। एक पास में जब आप आते हैं तो उसमें आप मिनिमम ढूंढते हैं। यू आर फाइंडिंग द मिनिमम। तो आप मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं। मिनिमम ढूंढने के लिए आप उस पास पे खड़े हो, तो अब मिनिमम ढूंढने के लिए एक और लूप लगेगा, क्योंकि वो फिर कंपैरिजन की बात आती है। तो मिनिमम ढूंढने के लिए आप कंपैरिजन करेंगे। तो यू नीड द 2 लूप, वन फॉर द एक्सटर्नल लूप फॉर हैंडलिंग द पासेस एंड वन फॉर द इंटरनल लूप फॉर मेंटेनिंग द मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये आप जब भी आपसे कोई पूछे ना तो इस तरह आंसर देते हैं हमें। हम कभी नहीं कहते कि आपको, या मैं जब भी मैं लेता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट यूँ देखते हैं कि सर ये फॉर लिखा हुआ है और ये आई जो है 1 से चल रहा है और ये 1 से लेकर n तक चल रहा है। भाई ये तो कोई 6 क्लास का बच्चा भी रीड करके बता देगा ना कि फॉर का लूप है। आपसे ये पूछना मकसद नहीं है, आपसे पूछना मकसद ये है कि ये लूप क्यों लिखा है आपने। तो आप कहेंगे देखें ये लूप इसलिए लिखा है कि ये आउटर लूप है और पासेस को कंट्रोल करेगा, और दूसरा लूप इसलिए लिखा है कि वो इंटरनली मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करेगा। तो इसलिए ये 2 लूप लिखे गए। फिर आपसे पूछा जाएगा ये n तक क्यों लिखा है या n-1 तक क्यों लिखा है। तो आप कहेंगे पासेस हमेशा डेटा से कम होता है। ये वाला इतने तक क्यों लिखा, फिर आप बताएंगे ये। तो इस तरह के सवाल आप अपने वाइवा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग ऑफ कोड हमें नहीं चाहिए, हमें तो बेसिकली रीजंस चाहिए होती हैं जो आपके अंदर की सोच होती है। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, आप तो भी सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड में या फोर्थ में, ये 3 ही हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। तो आप जो है वो नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो कॉपी पेस्ट पे बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं। जो आप प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे मैंने अभी रोका हुआ है प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं क्योंकि एक मोटिवेशनल लेक्चर मुझे देना है थोड़ा सा 5 मिनट का, ताकि आप प्रोजेक्ट के अंदर मोटिवेशन आपकी आए। जो प्रोजेक्ट आप लेते हैं कोर्स का, तो आपकी कोशिश ये होती है कि मैं कहीं से मुझे नेट पे मिल जाए, कहीं से मुझे सीनियर से मिल जाए, तो वो आप इसमें लिख देता हूँ। बहुत सारे ऐसा कोड होता है जो आप समझने की जहमत भी नहीं करते, और जब आपसे पूछा जाता है कि ये आपने कैसे लिखा, तो फिर उसमें आप इधर उधर की जो है बोलना शुरू करते हैं। और टीचर को इतना एक्सपीरियंस होता है कि जब स्टूडेंट जब बोलना शुरू करता है तो अंदाजा हो जाता है कि इसका अपना कोड है या बाहर का कोड है। बेशक वो उस वक्त उसको हाइड करके रखे, स्टूडेंट को ना बताए, लेकिन ये बात तय है। और हमारे 80% स्टूडेंट यही कर रहे हैं कि वो बाहर के कोड को लेते हैं, उसमें अमेंडमेंट करते हैं और उससे उसको समझ के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। देखो इससे एक स्किल्स खत्म हो रही है सोचने की। आप बने हुए कोड को समझ लेते हैं, ये एक अच्छा स्किल है, लेकिन आप इनिशिएट नहीं कर सकते कोड लिखना, ये एक बुरी बात है। तो जब आप प्रोजेक्ट लिखते हैं या कोई काम करते हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू स्टार्ट बेसिकली दैट। तो जिसकी वजह क्या है, कट पेस्ट की आदत पड़ चुकी है। आपको कुछ लिखने के लिए भी कहा जाए ना, तो आप सबसे पहले आप जाते हैं इंटरनेट से ढूंढने, तो लिखने की कोशिश भी नहीं करते। तो जो इनिशिएट करने वाली बात है ना, कि मैं अब इनिशिएट करूँ इस काम को करने का, वो हमारे अंदर से निकल गया है। हाँ, ये अभी तक बाकी है कि आप लिखे हुए काम को समझ जाते हैं, ये अभी तक बाकी है।
तो ये तो चलो ठीक है, एक दर्जा है, इस पे फिर रिस्पेक्ट करते हैं कि हमें 100 में 100 मार्क्स मिल जाए, तो ये थोड़ी सी ज्यादती है। आपने खुद इनिशिएट किया है, खुद अपना कोड लिखा है, और कोड लिखा हुआ समझ में भी आता है कि आपका अपना लिखा हुआ है, तो फिर आपको नंबर मिलने के चांसेस भी होते हैं पूरे। तो आप कोशिश करें कि आपको जो काम दिया जाए उसको एनालाइज करें, उसके बाद खुद लिखने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ के जब बहुत फंस जाए और बिल्कुल ना हो रहा हो तो फिर आप जाके इंटरनेट पे जाइए। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट की बात भी इसी तरह करेंगे जब हम प्रोजेक्ट में पहुंचेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट आसान एल्गोरिथम है। अच्छा जी, तो अब हमने ये एनालाइज कर लिया कि देयर शुड बी द टू क्या कहते हैं उसको, लूप्स, एंड वन फॉर द पासेस, वन फॉर, तो एक लूप तो पासेस वो तो मसला ही नहीं है, वो तो चलेगा 1 से लेकर n-1 तक। पासेस तो चलते ही 1 से लेकर n-1 तक, कोई पूछे 1 में से लेकर n-1 तक क्यों चलेगा, तो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, क्योंकि पासेस हमेशा एक कम होता है। वो कुछ क्यों कम होता है, कहता है आखिरी एलिमेंट खुद ही सॉर्ट हो जाता है, जैसे 90 के लिए हमें पास चलाने की जरूरत थोड़ी है, 90 तो खुद ही सॉर्ट हो गया, तो इसलिए आंसर कंप्लीट। और इंटरनल लूप जो होगा, यानी जो नेस्टेड वाला लूप होगा, उसमें मिनिमम का कोड लिखा हुआ होगा। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आप कर लें, तो वो ये वाला एल्गोरिथम आपके लिए जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया मैंने भी, आप चाहे तो खुद भी लिख लें। तो ये एल्गोरिथम जो है कहता ये है कि हमने जीरो, अच्छा यहाँ पे इन्होंने 0 से लेकर n-1 तक का डेटा दिया। 0 से n-1 तक का डेटा का मतलब है n डेटा है, टोटल टोटल डेटा की तादाद तो n होगी ना, 1 से लेकर n हो या 0 से लेकर n-1 हो, तो ये बेसिकली n डेटा होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आप कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये चलाना है जी सर, सॉरी मैं सवाल देखूँ, ठीक है, अब आप चलाते हैं इसको। लेकिन ये जो कमेंट्स है, जो कमेंट्स हैं, ये तो कमेंट्स वो हैं कि बेसिकली आपको बता रहा है कि आपने एक एरे ए के नाम से इनपुट लिया है और उसी एरे में आउटपुट आपने शो कर दिया। बाजू का स्टूडेंट सोचता है यार मैं क्यों ना नया एरे ले लूँ, तो अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आप उसी एरे में कर लेते हैं तो आप स्पेस बचा रहे हैं। नया एरे लेंगे तो स्पेस नहीं बचा रहे आप। हमें तो एहसास ही नहीं है कि हम स्पेस क्या चीज़ होती है, हम स्पेस एनालाइज तो किया ही नहीं हमने। तो हम कोशिश करते हैं कि जो एरे में इनपुट दिया गया है उसी एरे में हम उसको रिटर्न कर दें कि ये लो भाई, ये तुम्हारा जो है वो सॉर्टेड डेटा है। तो अगर आप बी के नाम से नया एरे ले लेंगे, बी के नाम से नया एरे ले लेंगे, तो आपके लिए कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन मसला ये जरूर होगा कि एक स्पेस आपकी एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन में आ जाएगी। तो वी हैव टू बेसिकली टेक केयर अबाउट द स्पेस। स्पेस एनालाइजिंग भी होता है, याद है ना, हमने कहा था 2 मैट्रिक्स होते हैं, एग्जीक्यूशन एंड स्पेस। तो हमने भी स्पेस को नहीं डिस्कस किया। अब ये सिर्फ 3 लाइनों में पूरा एल्गोरिथम इसने लिख दिया है, हैरत की बात है क्या। और हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। आप एल्गोरिथम को कुछ भी कर लें, एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होगी। एक मिनट होल्ड करना है। आप कुछ भी कर लें, शॉर्ट में लिख लें, लॉन्ग में लिख लें, एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होगी। ये एक बहुत ही टाइनी सा और बहुत ही खूबसूरत एल्गोरिथम लिखा हुआ, तो मैंने इसलिए यहाँ कट पेस्ट किया आपको समझाने के लिए लोग कैसे सोचते हैं। किसी बुक से लेविन एनएनी की बुक है, उसमें से मैंने कट पेस्ट किया। तो ये एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, देखिए हमने कहा था कि आउटर लूप हमेशा अपने मैक्सिमम इंडेक्स से कम चलेगा। तो देखिए इसने कहाँ तक चलाया, 0 से लेकर n-2, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर ये 1 से n तक होता तो हम लूप चलाते इसका 1 से लेकर n-1 तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये है, और ये डू शू तो फॉर्मुलिटी है सारी, फॉर का लूप चला दिया हमने, दिस इज कॉल्ड आउटर लूप। सारे स्टूडेंट को समझ आ रहा है ना भाई, गॉट इट, हम बात को समझ में आ रहा है जवेरिया जी, सारे स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ सारे स्टूडेंट जो है वो एक जैसी कैटेगरी में पढ़ें, लेकिन जाहिर है ऐसा होता नहीं है। कुछ स्टूडेंट थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर जाते हैं तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड अदील, सिमरा, माशाल्लाह, हसन अली, आशिफी, माशाल्लाह, बहुत दिनों बाद तुम्हारा नाम देखा मैंने, हसन, एहतशाम, शाबाश शाबाश शाबाश। वो जो रेडियो में बोल रहे होते ना, और जो फेसबुक लाइव में जो चीज़ें बेच रहे होते हैं, हाँ ये शाबाश, ये है, ये है, वैसे बोल रहा हूँ। अच्छा जी, हमाद, अम्माद, शाबाश। सबके समझ आना चाहिए, टीचर के तो मकसद ही है ना, टीचर का किसी से कोई लेन देन रहे नहीं।
आप अच्छा पढ़ेंगे, आपका फ़ायदा होगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा। आज तक कितने स्टूडेंट जब पढ़ के जाए तो कुछ याद रखते हैं, कुछ नहीं रखते, लेकिन फ़ायदा हमेशा उन्हीं स्टूडेंट को होता है। टीचर का क्या फ़ायदा है? टीचर का फ़ायदा ये है कि बस आप जब मार्केट में जाते हैं तो बताते हैं कि हमने इन टीचरों से पढ़ा था जिसका हमें फ़ायदा हुआ, तो बस वो एक जो फेम होती है, फेम से मुराद है कि जो आप रिगार्ड करते हैं वही टीचर की अर्निंग होती है जैसे। ठीक है, तो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा कमाएंगे इंशाल्लाह, अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा, तो इसमें 100% आपका फ़ायदा है। हाँ, क्लास इसलिए मैं थोड़ी बातें कर रहा हूँ, न्यू मीटिंग कर ले। हाँ, खुद ही खत्म हो तो अच्छी बात है, हम क्या कर लें। अच्छा देखो, प्रोजेक्ट में मैं अभी इसको यहाँ रोकता हूँ ना, फिर मैं दोबारा शुरू करता हूँ उसको जब खत्म हो जाएगा तो। जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें मैं चाहता हूँ कि जो मैंने दिया है ना वो बहुत पुराने प्रोजेक्ट है, कोई नया प्रोजेक्ट ढूंढो। मिसाल के तौर पे हम अगर ये कहें आप सारे स्टूडेंट से, क्या आप ट्यूटर की जो ट्यूटर में जो ट्यूट्स होती हैं उसमें किसी भी एक क्या कहते हैं ट्रेंड को उठाएं, जैसे मिसाल के तौर पे कोई हमारे मुल्क का कोई ट्रेंड चल रहा है उसको उठाएं और उसमें से उनकी ट्वीट्स को लें, उनको सेमेंटिक एनालाइज करें, सेंटिमेंट जिसे कहते हैं, और ये बताएं कि इस ट्वीट के ट्रेंड में अच्छाई की बात ज़्यादा हो रही है, बुराई की बात ज़्यादा हो रही है।